सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को और साथ में हमारे साथ है प्यारी बुआ। तो बहुत बहुत स्वागत के साथ नमस्कार कहते हैं सबको एक साथ। नमस्कार नमस्कार। और सभी श्रोता भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल तो साथ हैं। उन सबका भी स्वागत है कार्यक्रम में जी। और बस देखिए आज हम लोग खूब सारी बातें करेंगे और जो बात होगी हमारी, तो हम कह रहे हैं बहुत सारी बातें करेंगे। बस प्यारी बुआ आप में तो बातें तो होंगी होंगी, किससे भी होंगे। और अच्छा, जैसे लगता है हम ही बोलते हैं, तुम बोलती नहीं हो, है ना? नहीं, आप जब बोलती है तो मुझे बहाने मिल जाते हैं बोलने के। तो प्यारी बुआ विषय बता देते हैं ना कि अच्छा, आज हाँ, ये बड़ा जरूरी है ना। तो सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग साहित्यकार डॉक्टर शांति जैन के बारे में बात करेंगे जी। और इसी के साथ हम बात करेंगे दुल्हन के लिए फिटनेस मंत्र। भाई आज मंत्रों की बात होगी, कौन कौन से मंत्र हैं जिसको कि गांठ बांध कर रखना चाहिए। और वहीं अब जब बात आ रही है कि दुल्हन के लिए फिटनेस की बात, तो ये फिटनेस तो हो गया, लेकिन सुंदरता भी तो मायने रखती है। बिल्कुल। लेकिन सुंदरता हर उम्र में मायने रखती है। तो सौंदर्य साधना में अगर हम बात कर लें कि घर के बने हुए जो भी हर्बल टॉनिक्स हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाएं, कैसे बनाए जाएं, तो कितना अच्छा रहेगा। बिल्कुल अच्छा रहेगा। और हम चाहेंगे कि हमारी सखियां और श्रोता भी हमें बताएं कि वो किस तरह से बना सकते हैं, बनाते थे या लगाते थे, है ना? नहीं, वो लगाती है, अभी भी लगाती है, जरूर बताएंगी। और क्या, और सोमवार है ना प्यारी बुआ, तो आज तो विशेष होता है ना। हम कह रहे हैं कि चित्रलेखा भी सुना जाएगा जी। और लेकिन सोचते हैं धारावाहिक चित्रलेखा के पहले क्यों ना हम लोग एक गीत सुन लें। हाँ हाँ, केवल चित्रलेखा के पहले क्यों, बाकी चीजों के भी पहले, यानी कि बस श्री गणेश कर देते हैं गीत जी। हाँ। जितने सागर में मोती चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत में। खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले
चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। तो प्यारी बुआ, ये जो गाना था फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो ये गाना तो लिया है हमने फिल्म सरस्वती चंद्र से, लेकिन बुआ इस गाने से बहुत सारी यादें भी तो जुड़ी हैं। क्योंकि जब हम सुनते थे लोगों को, तो नई नवेली की शादी होके आई, तो जब उन्हें चिट्ठी भेजनी होती थी तो चिट्ठी में ये गाना लिखा जाता था और साथ में वो फूल भी रखा जाता था। और बुआ खास बात ये होती थी, फूल में थोड़ा सा परफ्यूम भी, इत्र भी डाला जाता था। तो ये जब मतलब हम चोरी चोरी देखते थे जो हमारे अच्छा, और इसका मतलब तुमने नहीं किया ये काम? नहीं, हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो ये सारे गीत जो है, ये सदाबहार गीत सबके दिल को छूते थे। हाँ, ये सदाबहार गीत है और खतों पर लिखे हुए कुछ ही गीत हैं, लेकिन हैं बड़े प्यारे प्यारे जो भी हैं। और हमें तो लगा तुम पूछोगे कि खत मिला कि नहीं मिला बुआ। हाँ। तो हमने कहा भाई कहने ही वाले थे कि मिल गया मिल गया मैं मिल तो गया। यही बात तुम बुआ से पूछने वाले थे कि प्यारी बुआ आप बताइए ऐसे खतों के बारे में। मतलब लोग लिखते थे और ये मतलब दिल के बहुत करीब होते थे, वो अपने मन की बात कह देते थे इन गानों के जरिए। देखो, केवल मोहब्बत के खत हो या वैसे भी कोई भी खत हो, जब हम अपनी भावनाओं को अक्षर के माध्यम से इन कागज पर उतारते हैं तो वाकई बड़ा विस्तार देते हैं। और जो पढ़ता है वो भी लगता है कि कहते हैं ना कि खत मिला तो लगभग आधी बात हो गई। बिल्कुल, तो अच्छा लगता है कि आधी बात हो गई, या बल्कि यूं कहें कि आधी मुलाकात हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम सामने बात कर रहे हैं। और बड़ी 2-4 लाइन जो होती थी वो तो एकदम फिक्स रहती थी, जैसे कि अत्र कुशलम तत्रास्तु। हाँ। एक वैसे बहुत लंबे चौड़े 2-3 वाक्य का ये इसका कहना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म था। और जैसे सूत्र में कह दिया जाए, है ना, कि यहाँ सब कुशल मंगल है और वहाँ के लिए भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। हाँ, ये शुरुआत होती थी। तो उसको कह देते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। अब फिर लगता था कि थोड़ा हालचाल बता दो, और उसका कुछ नहीं समझ में आता था तो पूछते थे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, वहाँ का भी कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं, यहाँ तो बहुत गर्मी है या कभी अच्छा रहता है। तो बस ऐसे ही होता था। फिर लगता था अच्छा चलो थोड़ा सा मौसम की बात कर ली जाए, है ना। और या बड़े बड़े छोटे छोटे 2-2 लाइन के ना, वो स्कूल के समय में होता था भाई कि उसमें कहते हैं ना, परात में आकाश, हाँ, का नमस्ते, कल का टाटा। हाँ। इस तरह के इस तरह के बड़े बनते थे उस समय। हाँ, बड़े निश्चित, मतलब बड़े प्रचलित थे ये सब 2-2 लाइन वाली कविताएं, शायरी। हाँ, है ना। और उस समय बड़ी मीठी मीठी सुगंध भी आती थी, एक दूसरे को बना के दिया जाता था। और चिट्ठियां भी देखे ना, कितने सारे लेटर पैड आते थे, बटर पेपर का आता था, फूलों वाला। तो लोग चुन चुन के लेते थे कि हम इसमें चिट्ठी लिखेंगे। तो उनके भी मतलब वो भी दिन कितने प्यारे थे। तो पंक्तियां जो होती थी, वो जो हम जिनकी चर्चा कर रहे थे कि आज का नमस्ते कल का टाटा, और ऐसा कुछ लिखा जाता था। लेकिन इसके चक्कर में बहुत सारी साहित्यिक चीजें भी पढ़ी जाती थी। कुछ अच्छी पंक्तियां लिखने का मन होता था तो वो फिर पढ़ा जाता था। और भाई पढ़ा इसलिए जाता था कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है बहुत कुछ, है ना। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर शांति जैन की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे लोग जब रचनाएं करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रयोग में ले आते हैं। और ये तो बहुआयामी व्यक्तित्व हैं जिनके हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी, बिहार गौरव गान की लोकप्रिय चर्चित साहित्यकार एवं गायिका पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन का जन्म 4 जुलाई सन 1946 में बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हुआ था। जब इनके पिता हेमराज जैन आरा यानी बिहार नौकरी के लिए आए तो यहीं के होकर रह गए। और आपकी शिक्षा भी जाहिर है कि आरा से शुरू हुई। मगध विश्वविद्यालय से आपने एमए किया, फिर पीएचडी किया, डीलिट की भी उपाधि ली आपने, और स्नातकोत्तर आपने हिंदी संस्कृत में किया। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से प्रभाकर किया, यानी कि संगीत में किया, जिसको लगभग बीए के बराबर होता है प्रभाकर। और आप वुमेन्स कॉलेज पटना में संस्कृत की लेक्चरर रही। पटना व धनबाद में भी
अध्यापन कार्य किया, बाद में आरा के एसबी कॉलेज में स्थानांतरण हो गया आपका, और साल 2008 में जैन कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष पद से आपने अवकाश ग्रहण किया। जी, और डॉक्टर शांति जैन ने कविता, गीत, गजल, नाटक, नृत्य नाटिका, रूपक आदि को लिखा और लगभग 3 दर्जन विभिन्न विधाओं की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं आपकी। और इनमें प्रकाशित पुस्तकें वेणी संघार की शास्त्रीय समीक्षा, कादम्बरी, वासदत्ता, वसंत सेना, ये सभी रूपांतर हैं उनके। ये इनका जो वसंत सेना ये रूपांतर है, और अश्मा प्रबंध काव्य है। जैसे कि हमने पहले ही कहा ना, मंजरी बिटिया की देखो बहुआयामी प्रतिभा की धनी है, तो इसमें जैसे कि कहते हैं ना कुछ भी छूटा नहीं है। अब 3 दर्जन का मतलब क्या हो गया बताओ? बहुत 36 लगभग किताबें, क्या बात है। और इसके अलावा देखो चंदनबाला प्रबंध काव्य, एक वृत्त के चारों ओर ये कविता है, इनकी छलकती आंखें जो वो हिंदी गीत है, पिया की हवेली हिंदी गीत है, हथेली का आदमी काव्य संग्रह है, और गीत गजल कविताओं की बात करें और ऐसे गीत संग्रह की बात करें तो इसमें है धूप में पानी की लकीरें, तरन्नुम और समय के स्वर, ये सब गीत संग्रह है। तो सोचो कितना लेखन कार्य किया इन्होंने। बहुत कितनी विधाओं से मतलब परिपूर्ण थी है। और वहीं चैती, कजरी, ऋतुगीत, स्वर और स्वरूप, व्रत और त्योहार, पौराणिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उगो हे सूर्य, तुल्ली बोली के गीत, बिहार के भक्तिपरक लोकगीत, और वहीं पे व्रत त्योहार कोश उनका था। और लोकगीतों में प्रकृति, लोक साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, सैकड़ों आलेख और रचनाएं देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके प्रकाशित हुए। और इनके द्वारा गाए कई भक्ति गीत, भजन, छठ गीत, विवाह गीत, सुंदरकांड के बहुत सारे उनके कैसेट भी निकले। और इतनी बहुमुखी प्रतिमा की धनी की कई सम्मानों से उन्हें नवाजा भी गया। हाँ भाई, जाहिर है ना, क्योंकि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि लोकगीत और लोक जो संस्कृति है उससे ज्यादा इनका जुड़ाव रहने की वजह से बहुत कुछ दिया इन्होंने। जैसे व्रत त्योहार आदि जो है, जो चीजें कुछ को पता होती है, कुछ को नहीं पता रहती हैं, तो इस तरीके की चीजों का संग्रह जो होता है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक थाती के तौर पर रहता है, बहुत बहुमूल्य होता है। जाहिर है इन सब कामों के लिए सम्मान दिया गया उन्हें। साहित्य और संगीत के क्षेत्र में आपको संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, और ऐसे ही बहुत सारे और भी इनको सम्मान दिए गए। बिल्कुल। और वरीय राष्ट्रीय अध्येता वृत्त पुरस्कार, पर्यटन एवं संस्कृत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अनुदान, बिहार सरकार द्वारा बिहार कलाकार सम्मान, और आकाशवाणी के लिए लिखे गए संगीत रूपक व्यथा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, साहित्य साधना सम्मान, बिहार सरकार का राजभाषा पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान भी आपको मिला। और भाई हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की आप कलाकार थी। आकाशवाणी में उद्घोषिका के पद पर भी रहीं, उद्घोषण का भी कार्य किया, कई नृत्य नाटिका और आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए रूपक और नाटक भी लिखे जो प्रसारित हुए, और जिसका कि कई जगहों पर मंचन भी किया गया। डॉक्टर शांति जैन बहुमुखी प्रतिभा की जो धनी थी, वरिष्ठ साहित्यकार थी, लेखिका थी, कवयित्री, और एक अध्यापक के तौर पर भी आपने काम किया, तो एक शिक्षाविद के तौर पर भी आप हमारे बीच में जानी जाती हैं, और इस संसार से 2 मई 2021 को सदा के लिए अलविदा कह गई। तो मतलब इतनी सारी इनके पास प्रतिभाएं थी कि लगता सब चारों तरफ से इन्होंने जो भी चीजें थी सबके ऊपर इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा, और ये जो इनका साहित्य है वो हम लोगों के लिए एक विरासत है, धरोहर है। और चलिए बढ़ते हैं एक प्यारे से गीत की ओर।
कलियां बनाई बलमा, मैंने चुन चुन कलियां बनाई बलमा। हिंडोलना झूलन आई बलमा, हिंडोलना झूलन आई बलमा। अकेले अब की सावन रुत आई अकेले, तुम बिन सजन सब फीके ये मेले, तुम बिन सजन सब फीके ये मेले। ओए बलमा जी ओए बलमा, तू आजा तेरी दुए दुहाई बलमा, तू आजा तेरी दुए दुहाई बलमा। हिंडोलना झूलन आई बलमा, हिंडोलना झूलन आई बलमा। मिलजुल के सखियां जो गाए सावनिया, मिलजुल के सखियां जो गाए सावनिया। ओए बलमा जी ओए बलमा, सावनिया न तेरे बिन भाई बलमा, सावनिया न तेरे बिन भाई बलमा। हिंडोलना झूलन आई बलमा। तो देखिए हिंडोले की बात हुई इस गाने में। बहुत प्यारा गीत। और ये फिल्म है सेनापति से लिया हुआ ये गीत है। और रेनू जी जब भी हिंडोला या झूले की बात आती है ना, तो बस वही दिन याद आते हैं कि आम के पेड़ पर झूला पड़ा हो या नीम के पेड़ पर पड़ा हुआ हो और शाम हो और या चांदनी रात हो, उसमें झूलने का अपना ही मजा है। अपना ही मजा है। फिर प्यारी बुआ कहती रहे भाई घर के अंदर चलो, बहुत देर हो गई हाँ, है। तो मानते नहीं ना हम लोग। हाँ बिल्कुल नहीं बदमाश मानती हो हो। गए। नहीं बदमाश तो नहीं है। हाँ ठीक है, ये मन है कि मानता ही नहीं है। हाँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अपने सेहत के लिए अपने बाकी सावधानियां रखनी चाहिए। और अब जब दुल्हन की बात आती है मंजरी बिटिया जी, तो यही लगता है ना कि कुछ ऐसा किया जाए कि बस यूं तो देखा जाए तो दुल्हन चाहे जैसी भी लगे, हर कोई दुल्हन को ही निहारता है। बिल्कुल। लेकिन खूबसूरती सब कोई चाहते हैं कि बड़ी सुंदर सी हो, सब लोग यही कहे जैसे चांद जैसा चेहरा लग रहा है ना। बिल्कुल। तो इसके लिए तो भाई देखो ऐसा है कि वैसे तो बहुत सारे चीजें हैं, अब तो बहुत सारे कहना चाहिए ना कि सौंदर्य प्रसाधन है उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर उनका पहले से ध्यान रखा जाए तो एक पूरा संपूर्ण जो है वो शरीर एकदम मतलब निखर जाता है। और ऐसा नहीं कि बस शादी खत्म हुई तो बिल्कुल चेहरा उतर जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बड़ा उत्साह होता है जब कोई भी लड़की दुल्हन बनने की ओर बढ़ रही होती है, विवाह तय हो जाता है तो उसको भी चिंता हो जाती है इस तरीके की कि कैसे हम। अब लो यही तो हम कह रहे हैं कि चिंता बिल्कुल नहीं करना है, तुम कह रही चिंता हो जाती है। इसके लिए निवारण भी तो बताएंगे ना। कि चलो चिंता तो हो जाती है, लेकिन अब चिंता को दूर करने के लिए क्या होता है कि आप एक अच्छी नींद लें। लो पहले निश्चित कर दो, जब चिंता रहेगी तो नींद कैसे आएगी? तो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, एक गीत प्यारा सुनते सुनते नींद ले ले। हाँ, है ना? बिल्कुल सही बात है, नींद बहुत जरूरी है। नींद बहुत जरूरी है, एक अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। और उसके साथ साथ पहले के समय में होता था कि उपटन वगैरह लगाए जाते थे, तैयारियां शुरू हो जाती थी, नाउन आ जाती थी। अब उपटन लगाने के लिए तरह तरह के उपटन बनाए जाते थे घर में, दादी नानी या मम्मी वगैरह बना के देती थी। तो दुल्हन की मसाज है, ये सब चीजें की जाती थी। धीरे धीरे समय बदला तो लोगों ने तरीके भी बदल दिए। जैसे अब कहा जाता है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लें, उसके लिए आपको मतलब दिन में कम से कम 10, 8, 12 गिलास पानी पीना जरूरी है, जिससे आपका अंदर से ही पूरा सफाई होती रहे। और सुबह खाली पेट जीरा पानी, नींबू मिला करके, नींबू का पानी मिला के उसमें जीरा पाउडर डाल के ये आप पी सकते हैं। और नींबू पानी में शहद मिलाकर भी पिया जा सकता है। और अगर आप बीच बीच में गर्म पानी पीते हैं तो भी आपकी त्वचा के जो सारे विषाक्त पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और आपके रोम छिद्र भी खुल जाते हैं। तो चमकने लगती है त्वचा। तो पानी तो जरूरी है, हाइड्रेशन होता रहना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए शरीर आपकी, पूरा शरीर। और इसके संग संग एक बात और है कि पानी पीने से क्या होता है, मंजरी बिटिया की भूख थोड़ी कम लगती है और हम सब चाहते हैं कि भाई बदन थोड़ा हल्का रहे, सुकुमार सी रहें बहुरानी, तो अच्छा लगेगा।
तो इस बात से ध्यान रखें। और त्वचा टोन रहती है, नमी बनी रहती है, कसाव भी रहता है, तो इस सब चीज का ख्याल रखना चाहिए। उसके संग संग खान पान का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब डाइट की बात आती है तो कहा जाता है कि भाई हरी सब्जियां खा लो, फल खा लो, विटामिन सी जिसमें हो वो चीजें लो, और प्रोटीन रिच डाइट। मतलब विटामिन सी की बात आई तो संतरा, मौसमी, हाँ, ये सारे दाल आदमी नींबू डालते रहे, तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। जो खट्टी चीजें हैं, खट्टी चीजें हैं, खट्टे से ये मतलब नहीं कि अब अमचूर आप खाने लगे। हाँ, वो तो फिर पिंपल्स आ जाएंगे, आपके दाने निकल आएंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि अब आजकल देखिए सब चीज बताई जाती है कि विटामिन इसमें होता है, प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की रिच डाइट लेने को कहा जाता है, जिसमें आप पनीर है, दालें हैं, दूध, अंडा वगैरह खा सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बढ़िया आसान तरीका रहता है स्प्राउट आप खाएं, अंकुरित अनाज जो होते हैं उसकी भेल जैसी बना के आप खा सकते हैं, तो ये भी शरीर को पोषण, पूरा ताकत देता है। और वैसे तो सामान्य तौर पर सभी के लिए स्वास्थ्य वर्धक चीजें हैं, उनका ख्याल रखें। जो कह रही हो अभी स्प्राउट की बात, उसमें सब चीजें तो डालें ही, उसके संग संग आप उसमें कच्चा प्याज, कच्चा खीरा, टमाटर ये सब डालेंगे तो अधिक से अधिक कच्ची चीजें खाएं जो पकाना ना पड़े, तो अच्छा रहेगा। उसके संग संग चाय हो सके तो छोड़ ही दें तो बेहतर है। अगर बहुत लगता ही है, अगर आपकी आदत हो तो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी ले लें, जो वजन कम करने में भी सहायक रहती है। और इसको करीब खाना खाने से 30 मिनट पहले पी ले तो ठीक रहेगा। क्योंकि आपका जो चयापचय है जो या पाचन जो पूरी प्रक्रिया है वो सही हो जाएगी। और भूख लगे तो आप जरूरत महसूस हो तो ही कॉफी लें, लेकिन वैसे तो चाहे तो कोशिश करें कि चाय कॉफी ये सब छोड़ दे वो ज्यादा अच्छा है। और हाई कैलोरी को बिल्कुल ना कहें, जैसे कि तला भुना खाना, तली भुनी चीजें, बाजार की जंक फूड है वो ना खाएं, अचार, खट्टी चीजें, मिर्च आदि ये सब चीजें आप छोड़ दें, नहीं तो इससे दाने निकलने की समस्या हो जाती है। और कहा जाता है कि नमक और चीनी का जो है वो कम से कम सेवन किया जाए। और अगर आपका ज्यादा मन कर रहा है तो फिर आप उसकी जगह अंजीर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, ये सब चीजें आपके शरीर को फायदा है। की जगह नमक जो वैसे देखा जाए हल्का सा नमक आप लीजिए, लेकिन बहुत जो ऊपर से डाल लेते हैं वो चीजें नहीं करनी चाहिए। और देखो ऐसा है कि रस आदि जरूर लें, नारियल पानी लें जो कि हमारे शरीर के अतिरिक्त जो विषाक्त चीजें हैं उनको निकाल देता है, बाहर कर देता है। और नमक वैसे देखा जाए तो हमारे मन की परेशानी है बस जी। नहीं तो जैसे दही खाना है तो अगर आपको दही बिना नमक या बिना कुछ डाले आप खाएं और उसका जो स्वाद है अपना वो मौलिक, उसका आनंद लें तो आप देखिए कितना मजा आएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में नमक है तो उसका भी ख्याल रखें। आपको भोज्य पदार्थ में नमक मिल जाता है, आप ये ना घबराएं कि आपको लवण की कमी हो जाएगी, तो आपको बाकी जो फल आदि हैं उनमें आपको संतुलित मात्रा में चीजें मिल जाती हैं, तो ऊपर से कुछ भी ना लें तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है ये तो। और इसके साथ साथ अपना जो डेली का नहाना है वो भी नियम से रखें, मालिश करें, नहाएं। और कोई भी जो मतलब कोई ऐसा भी है जो नहीं नहाता है क्या? कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे आज कल नहा लेंगे या लेट नहा लेंगे। हाँ, कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन चलिए जैसा मन करे, लेकिन हम तो यही कहेंगे बुआ कि नहाना तो रोज चाहिए और समय से नहाना चाहिए। और खासकर जब दुल्हन बनने की तैयारी हो रही है तो भाई सुबह जल्दी नहाएं और मालिश भी करें अपने बदन की। और साथ में कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट होता है उसका उस समय ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, और जब भी करें तो देख के करें कि भाई वो एक्सपायरी ना हो। तो बस जब आप सिंपल रहेंगी, सादी रहेंगी, और एक दिन जब आप तैयार होंगी विवाह के समय तो जो रंग रूप निखरेगा तो उसकी तो बात ही अलग है। तो चलते हैं बुआ, पहले एक गीत सुन लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। कश्ती आ लगी साहिल पर।
सुनती है ये हंसी अफसाना। देखते हैं तारे बस गया वीराना। चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। जिंदगी को है हमदम आ गया मुस्कुराना। सूनेपन में अचानक कोई पंछी बोला। चांद कर सपने से दिल किसी का डोला। रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। तो प्यारी बुआ देखिए हम लोग गाना सुन रहे थे आई मिलन की बेला फिल्म का, है ना। तो इसके साथ देखिए बहुत सारे संदेश आए हैं, तो उसमें एक संदेश पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ जरूर। तो ये है संदेश भेजा है चित्रलेखा। लिखते हैं कि चित्रलेखा की राह देख रहे हैं। हाँ तो भाई राह तो हम भी देख रहे हैं। दुल्हन को शादी के पहले 1 महीने से डाइट को बैलेंस करने से त्वचा और सौंदर्य में काफी अच्छा निखार आता है। 7-8 घंटों की नींद भी जरूरी है। स्मार्टफोन का मिनिमम उपयोग से आंखों को आराम भी मिल सकता है और दिमाग शार्प रहता है, ये लिखते हैं। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो फोन आदि की जो बात की वो बात तो बिल्कुल सही है कि उसकी वजह से आंखें थकती हैं, मन भी थका रहता है, और जब मन आदि थकता है तो चेहरा बुझा बुझा सा लगता है। बिल्कुल। तो इसके संग संग कुछ कुछ जो है अपने व्यायाम करते रहे। इसमें आजकल बहुत सारे चल रहे हैं ना मंजरी बिटिया, जैसे क्या क्या बोलती है वो, जुम्बा है, डांस है, या रस्सी कूद सकते हैं, मेडिटेशन करें, योगा करें, नियम से टहलने जाएं, और कम से कम तो सारा काम शादी के पहले कर लें। मतलब शादी के बाद तो भी वो भी एक विषय है बुआ, वो भी एक विषय है कि उसके बाद क्या करना है आपको अपनी फिटनेस के लिए। तो उसकी चर्चा तो आज नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ आप अच्छी किताबें पढ़े, संगीत सुने, है ना, और एक गीत जरूर सीख लेंगे। वहां जाके कहा जाएगा बिटिया गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, तब क्या करेंगे? वो तो बहुत जरूरी है, वो सीखना चाहिए। ढोलक वाले जो गीत होते वो जरूर सीखना चाहिए। और धूप में निकलने से नहीं है कि ढोलक वाले ही हो जो आपको पसंद हो, वो जिसमें आपका विश्वास हो, आत्मविश्वास बढ़िया रहे, वही गाइए। और नहीं अगर आपको पसंद है तो कोई कविता सुना दीजिएगा। बिल्कुल, कुछ भी सुना सकते हैं। और इसी के साथ साथ भाई धूप से निकलने में बचना है आपको, प्रदूषण वाली जगहों पे नहीं जाए। और देखिए समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। तो भाई देखो ऐसा है कि हम लोग बात कर रहे थे कि बराबर साफ सफाई का ख्याल रखें, अच्छा जो है संगीत सुने, और मन यानी कि कुल मिलाकर ये कि प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहना है। हाँ। क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा दोस्तों कि जब आप खुश रहते हैं तो आपको फिर किसी भी सौंदर्य प्रसाधन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। और लड़कियां वैसे तो खुश रहती हैं, लड़के भी खुश रहते हैं।
अच्छा, हमें लगता है ये दोनों के लिए है ना? बिल्कुल नहीं? नहीं, दोनों के लिए, दोनों लोग है ना, इसको हमें कर लगा तुम सकते केवल हैं। लड़कियों के लिए कह रही देखिए, हो। जो हमने बताया उसमें जो उनको ठीक लगे वो अपना ले, जो लड़कों को लगता है मेरे ऊपर होगा नहीं, वो सभी अपने पे- अपनाएं और क्या, ठीक से रहें। क्या लड़की बिल्कुल। नहीं इंतजार कर रही होगी कि जो लड़का है वो ठीक ठाक रहे? हाँ? बिल्कुल। और तो- फिलहाल देखिए, अब इंतजार तो किसी और चीज का भी हो रहा है ना। लेकिन एक उससे पहले ये भी बता दें कि धूप की तो बात की, जी। लेकिन जहाँ पे बहुत धूल धक्कड़ है, गर्दा है, प्रदूषण है, वहां न जाएं। थोड़ा सा साफ सफाई का ख्याल रखें। और बहुत सारी चीजों पर हम ध्यान रखते हैं, पूरे शरीर पर ध्यान रखते हैं, लेकिन बाल खास तौर से जो हैं जी। उनकी चमक अगर अच्छी रहती है, वो अच्छे से रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, तो भी चेहरा बहुत निखर जाता है। उसके संग संग बिल्कुल अगर हम पैर के पास जाते हैं तो एड़ी जो है बिल्कुल वो बहुत सही। मायने रखती जी, है ना? जी जी, वो बहुत साफ होनी बहुत जरूरी हाँ। है, उसका भी ख्याल रखें। उसका ख्याल रखें। और ये तो हो गई दुल्हन की बात मंजरी बिटिया, लेकिन ये अगर रोजमर्रा में भी ऐसे ही रहा जाए दुल्हन की तरह तो क्या बुराई है? बिल्कुल बिल्कुल बुराई नहीं, बुआ है तो ना? बहुत सुंदर लगेंगे, ऐसे ही है रहना ना? चाहिए। और सब उसको पसंद भी करेंगे, और है ना? ये जो कुल मिलाकर हमें तो यही लगा कि हम अगर अनुशासन से रहें, समय से खाए पिए, तो ये जी। सारी चीजें ठीक रहेंगी। और स्वास्थ्य भी समय से, अच्छा रहेगा। हाँ, समय से करने की बात जब आती है तो हमने भाई वायदा किया है दोस्तों से, जी। और लोग इंतजार कर रहे हैं चित्रलेखा का, तो अगली कड़ी सुन ले। बिल्कुल सुन ले। चित्रलेखा। हिंदी कथा जगत के गौरव भगवती चरण वर्मा का अविस्मरणीय उपन्यास चित्रलेखा। पाप किसे कहते हैं और पुण्य क्या है, इस पहेली से जूझते पात्रों की व्यथा कथा चित्रलेखा। अब तक हम चित्रलेखा के चंचल मानस का परिचय पा चुके हैं। जीवन में वो कई बार आकर्षण के तीरों से बिंधी है। कई पुरुषों के तनमन को उसने घायल किया है। क्या अब वो योगी कुमार गिरी के पौरुष की समिधा को भी अपने यौवन हवन की आहुति बना रही है? लेकिन अभी इस प्रश्न को यहीं छोड़कर आइए हम बीजगुप्त के भवन में चलें, उसके मन में उतरें और देखें क्या वहां भी कोई ज्वाला है। बीजगुप्त ने मृत्युंजय का अकारण ही अपमान किया था, उसने यह अनुभव किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब श्वेतांक बीजगुप्त के पास आया, बीजगुप्त ने कहा, मृत्युंजय की भोज में मैंने संभवतः कुछ अनुचित बात कह दी थी, परंतु मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा कि मैंने क्या अनुचित कहा। श्वेतांक, तुम तो वहां पर उपस्थित थे ना? तुम्हें सब बातें स्मरण होंगी। स्वामी ने जो कुछ कहा वो उचित ही कहा। रही अपमान करने की बात, वह मैं भी इतना समझता हूं कि बातें इतनी खुलकर हुई। क्यार्य श्रेष्ठ को अपने को अपमानित समझना असंभव बात नहीं है, पर उसकी चिंता ही क्या। सत्य सत्य है। एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत तो हो सकते हैं। नहीं, ये तुम भूलते हो श्वेतांक। सत्य सत्य है, पर सत्य अप्रिय नहीं होना चाहिए। जो कुछ मैंने कहा वो किसी दूसरे ढंग से प्रिय रूप में भी कहा जा सकता था। बीजगुप्त को मृत्युंजय के अपमान का अधिक ध्यान न था। उसे खेद था यशोधरा को अपनी बातों से अकारण ही दुख पहुंचाने पर। उसकी दृष्टि के आगे यशोधरा का चित्र नाच रहा था। यशोधरा प्रेम करने की प्रतिमा थी। उसका भोलापन, उसकी प्रशांत तथा सुधा सिंचित आंखें, उसका लज्जा और तेज से विभूषित अति सुंदर मुखमंडल, ये सब रह रहकर बीजगुप्त के सामने नाच उठते थे। पर वो यशोधरा से प्रेम न कर सकता था, क्योंकि वो चित्रलेखा से प्रेम करता था। चित्रलेखा की मादकता यशोधरा में न थी।
चित्रलेखा का हृदय यशोधरा में था या नहीं, इसका वो निर्णय कर सकता था। चित्रलेखा उसकी पत्नी न होते हुए भी पत्नी थी। नर्तकी होते हुए भी वो प्रेम कर सकती थी, केवल प्रेम के वास्ते, धन के वास्ते नहीं। धन की चित्रलेखा के पास कमी न थी। उसे वो रात याद हो आई जब चित्रलेखा से प्रथम बार उसका परिचय हुआ था। चित्रलेखा और यशोधरा में कोई समता न थी। चित्रलेखा ऊंची, बहुत ऊंची थी। वो आश्चर्य करने लगा कि वो यशोधरा के विषय में क्यों सोच रहा है। उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मेरा कर्तव्य है कि अपने कटु शब्दों के लिए आर्य मृत्युंजय से क्षमा प्रार्थना करूं। जैसी स्वामी की इच्छा। पर मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं एक पत्र देता हूं, उसे आर्य मृत्युंजय को दे देना। जैसी स्वामी की आज्ञा। आर्य श्रेष्ठ भवन में ही हैं। वे कार्यवश कहीं गए हैं। क्या काम है? उनके लिए मैं एक पत्र लाया हूं। पत्र मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। नहीं, ये पत्र मैं केवल उन्हीं को दे सकता हूं, या उनकी पुत्री यशोधरा को। प्रहरी ने यशोधरा को सूचना दी और उसने श्वेतांक को अतिथि भवन में जाकर बिठला दिया। थोड़ी देर बाद यशोधरा ने वहां प्रवेश किया। श्वेतांक उसके अभिवादन को उठ खड़ा हुआ। श्वेतांक को देखकर यशोधरा ने बैठते हुए कहा, कहिए, किस कारण आपने कष्ट उठाया है? सामंत बीजगुप्त ने आपके पिता के नाम एक पत्र दिया है। उसी के वाहक रूप में मैं देवी के सम्मुख उपस्थित हूं। ओह, पिताजी आते ही होंगे। आपको संभवतः अभी प्रतीक्षा में कुछ कष्ट होगा। पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी की उपस्थिति में किसे कष्ट हो सकता है? यशोधरा इस प्रकार की भाषा सुनने की अभ्यस्त न थी, और विशेषतः एक ऐसे व्यक्ति से जिससे उसका केवल कुछ घंटों अथवा कुछ क्षणों का परिचय हो। पर फिर भी बात मीठी थी। यशोधरा की आंखें हर्ष मिश्रित लज्जा से झुक गईं और उसके कपोलों की स्वाभाविक लालिमा दुगनी हो गई। श्वेतांक उसका अतिथि था। उसका आदर करना यशोधरा का कर्तव्य था। उसने श्वेतांक से पूछा, आर्य बीजगुप्त को आपने पूर्ण रूप से जान लिया होगा? हाँ, संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में उनकी गणना करने में किसी को कोई आपत्ति ना होनी चाहिए। और नर्तकी चित्रलेखा के विषय में आपका क्या विचार है? वे बहुत उच्च कोटि की स्त्री है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि वे देवी हैं। जिस मनुष्य ने चित्रलेखा को जान लिया, उसने सौंदर्य और सौंदर्य जनित कर्तव्य को जान लिया। तो मेरी धारणा निर्मूल न थी। आर्य का नाम संभवतः श्वेतांक है। देवी का अनुमान सत्य है। आर्य श्वेतांक, एक बात और पूछूंगी। वास्तव में आपके गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए आपको सामंत बीजगुप्त के पास भेजा है, और यदि भेजा है तो क्या वास्तव में बीजगुप्त का व्यक्तित्व पाप का पता लगाने का उपयुक्त क्षेत्र है? देवी का कहना ठीक है। मेरे गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए मुझे आर्य बीजगुप्त के पास भेजा है, और रही आर्य बीजगुप्त के व्यक्तित्व से पाप का पता लगाने की बात, वहां मैं भी बड़े असमंजस में हूं। यह भी बतला दूं कि मेरा गुरु भाई विशाल देव, जो कल भोज में आया था, उसे योगी कुमार गिरी के पास पाप का पता लगाने के लिए भेजा गया है। हाँ? पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है देवी। यह आवश्यक नहीं कि जिनके पास हम भेजे गए हैं वे ही पापी हों। बहुत संभव है कि उनके संपर्क में आने वाले लोगों में पापी मिले। दूसरी बात यह है कि पाप है क्या, उसको कौन जानता है। जिसको मैं पाप समझता हूं, उसको दूसरा व्यक्ति संभवतः पाप न माने।
और साथ ही बहुत सी बातें जिन पर हम ध्यान तक नहीं देते, बहुतों के लिए पाप हो सकती हैं। अब आर्य श्वेतांक, मैं आपकी प्रशंसा करूंगी कि आप मनुष्य के गुणों को ही देखने में विश्वास करते हैं। इतने ही में आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय ने भवन में प्रवेश किया। श्वेतांक ने उठकर उनका अभिवादन किया। यशोधरा अंदर चली गई। मृत्युंजय ने श्वेतांक को बैठने का आदेश करते हुए कहा, क्या तुम बीजगुप्त के वही सेवक हो जो कल उनके साथ था? आर्यश्रेष्ठ का अनुमान ठीक है। स्वामी ने आर्यश्रेष्ठ के नाम एक पत्र दिया है। सामंत बीजगुप्त से कह देना कि उनके क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उनकी ओर मेरी धारणा वैसी ही निर्मल तथा स्वच्छ है जैसी पहले थी। एक बात और कह देना, यदि उनको कोई कार्य न हो तो वे संध्या समय यहां चले आवें और भोजन भी यहीं करें। हां श्वेतांक, तुम भी बीजगुप्त के साथ आमंत्रित हो। आर्यश्रेष्ठ की आज्ञा का पालन होगा। यदि स्वामी आएंगे तो मैं भी अवश्य आऊंगा, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के मेरा यहां आना कहां तक उचित होगा ये मैं नहीं कह सकता। तुम शांत, गंभीर तथा कर्तव्यनिष्ठ नवयुवक हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे वंश, तुम्हारे पिता का नाम और उनका निवास? मैं सूर्यवंशी हूं। मेरे पिता का नाम विश्वपति है तथा उनका निवास कौशल प्रदेश है। तुम्हारे पिता का नाम विश्वपति है और उनका निवास कौशल है। क्या उन्होंने काशी में शिक्षा पाई थी? आर्यश्रेष्ठ ठीक कहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। विश्वपति मेरे गुरु भाई हैं। तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पुत्र के समान हो। अपने पिता और मृत्युंजय के इस परिचय पर श्वेतांक को कितनी प्रसन्नता हुई यह नहीं कहा जा सकता। श्वेतांक के हृदय में एक प्रकार की आशा उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगा, क्या यशोधरा का मेरे साथ विवाह हो पाना संभव है? कथा सूत्र एकाएक श्वेतांक की ओर मुड़ गया है। महाप्रभु रत्नांबर का ये शिष्य पाप की खोज में बीजगुप्त के पास आया था, किंतु उसका ब्रह्मचर्य पहले चित्रलेखा के सौंदर्य ताप से पिघला और वहां से तिरस्कृत होकर अब यशोधरा के लिए लालायित हो रहा है। ये लालसा उसे कहां ले जाएगी, ये हम पढ़ेंगे उपन्यास के अगले पृष्ठों पर। आज की कड़ी में विचलित ब्रह्मचारी श्वेतांक बने अमरकांत और यशोधरा सुलक्षणा खत्री। मृत्युंजय के रूप में थे विनोद शर्मा और बीजगुप्त की भूमिका में कमल शर्मा। उपन्यास के सूत्रधार हरीश भीमाणी। उपन्यास चित्रलेखा की इस रेडियो प्रस्तुति में सहायक हैं राजेश मलिक तथा प्रसारण की इस परिकल्पना को ये रूप देने वाले हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब शीला शुक्ल अगली कड़ी में उपस्थित होगी। तब तक नमस्कार।
तो प्यारी बुआ, ये धारावाहिक चित्रलेखा अभी हम लोगों ने सुना और बड़े मंत्र मुग्ध हो गए थे हम तो सुनते सुनते है ना। वाकई इसकी जो प्रस्तुति है और पूरा जो इसका निर्माण किया गया है वाकई बहुत चित्ताकर्षक है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुम ये बता रही थी कि होममेड बहुत सारे टॉनिक हैं और हर्बल हैं, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। तो एक और हमारे पास भी टॉनिक है, बताइए। गीतों का है। हाँ तो चलते हैं उस टॉनिक के, तो बिल्कुल चलते हैं। हाँ। तो ये बड़ा प्यारा सा गीत हमने लिया फिल्म सुहागन से। तो हर्बल टॉनिक की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुल्हन के फिटनेस मंत्र की बात है, तो क्या पता उनके लिए ये चीज़ें भी कारगर सिद्ध हो। अरे बिल्कुल होंगी होंगी, क्या पता, क्या इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। और फिर जैसे हम बार बार कह रहे हैं, केवल दुल्हन की बात नहीं है, वैसे तुमने बजा दिया ये गीत बन्ना बन्नी वाला दुल्हन वाला, हमने थोड़ा माहौल बना दिया, ये बहुत अच्छी बात है जी। हमारे साथियों को भी जरूर अच्छा लगा होगा। लेकिन भाई जो ये घरेलू उपाय हैं वो हर समय हर के लिए अच्छे हैं। तो सबसे पहले क्या बताने जा रही हो? हम बताने जा रहे हैं कि नीम के पत्ते एक मुट्ठी भर के आपको लेने हैं। उसमें अमरूद के पत्ते 8-10 लेने हैं। अच्छा। और तुलसी के पत्ते एक मुट्ठी
और सभी पत्तियों को अच्छे से पहले आप धो लीजिए अलग, और उसके बाद 500 ml पानी आपको एक बाउल में लेना है और उसमें इसको हाथ से मसल करके उसको रख देना है। चाहे तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर जो मूसल जैसे कुछ होता है ओखली टाइप की उसमें भी आप कर सकते हैं। अरे सबके पास मिक्सी हाँ, होती है, जो पीस ले, मतलब पीस ले। और इसे पीस करके रात भर ढक कर रख दें और अगले दिन हाथ से मसल कर इसको छान लें और इसको फ्रिज में रखें। और जब आपको लगाना है तो रुई की मदद से आप चेहरे पर कुछ समय के लिए लगाएं और 10-15 मिनट लगा रखें और फिर धो लें। तो ये जो पानी बनेगा ये मुहासों और संक्रमण को दूर करता है और त्वचा कसती है और पिंपल से भी छुटकारा मिलता है। और ये हर्बल टॉनिक जो है वो इससे चेहरे में चमक भी आती है। लेकिन एक रात इसको बाहर रखना है। हाँ, वो मतलब मिला करके पूरा रस आ जाए। हाँ, पूरा रस आ जाए। अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बहनें और हमारे भाई लोग करते ही होंगे, लेकिन करीब सेब का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इसको छील लें और इसका गूदा जो निकलता है वो निकाल लें, उसको भी मसल लें या कुचल लें, जैसे भी लगभग पीस लें इसको। फिर इसमें कच्चा दूध मिला लीजिए और चेहरे पर लगा लीजिए। फिर जब ऐसा नहीं है कि इसको बस लगा के हटा देना है, थोड़ा सा ऐसे लगाएं कि टिक जाए चेहरे पर। हालांकि थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ऐसे थपथपा कर चेहरे पर लगा लें और जब सूख जाए तब पानी से धो लें। और हफ्ते में अगर 3-4 बार इसको कर लेंगे तो भाई त्वचा निखर जाएगी। बिल्कुल निखर जाएगी। और बुआ एक कमेंट आया तो वो भी पढ़ लेते हैं कि वो लिखते हैं कि दही के माध्यम से बताते हैं गुण एक बताना चाहते हैं कि अधिकांश पुरुषों का गंजापन उसके माथे के से शुरू होकर हिस्से से शुरू होता है और अगर उस शुरू के हिस्से में गंजेपन के हिस्से पर लगातार तांबे के बर्तन में रात भर दही भिगोकर रख कर उसे सवेरे लगाया जाए तो गंजापन दूर हो जाता है। मैंने खुद ही अपना अनुभव किया है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, तो भाई ये अनुभव किया हुआ है तो ये प्रयोग करें और जरूर लाभ मिलेगा। और अब जैसे घरेलू सब चीजें हैं तो त्वचा की जब बात आती है तो अगर जैसे आप टमाटर का इस्तेमाल कर रही हैं तब भी वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग से बनाना है तो एक टमाटर ले लें, कुचल के इसका पेस्ट बना लें, फिर उसमें 3 चम्मच करीब जितना आपको ठीक लगता है उतनी दही मिला लें, फिर जौ का आटा मिला लें, मतलब मोटे अनाज का आटा चाहिए इसमें। फिर इसे चेहरे पर 20 मिनट लगा कर छोड़ दें, सूखने दें। फिर थोड़ा सा स्क्रब करते हुए बहुत हल्के हाथ से, बहुत तेज न रगड़ें इसको, और थोड़ा सा रगड़ते हुए निकाल लें। और त्वचा में इससे कसाव भी आता है, झुर्रियाँ कम होने लगती हैं। और जो है कि धूप की जो मार होती है, कह सकते हैं ना कि धूप की वजह से कैसे झुलस सी जाती है, अजीब सा रंग हो जाता है, मुरझा सी जाती है जो त्वचा, तो वो भी बचा देगा ये। और इसको हफ्ते में 2 बार आप जरूर लगाएं। वैसे भी टमाटर अगर आप जैसे प्रयोग में ला रही काट रही हैं, एक छोटा सा उसका टुकड़ा ले लीजिए, उसको वैसे भी चेहरे पर आप रगड़ लीजिए। हाँ, तो उससे भी चमक आ जाती है। और रात को सोने से पहले संतरे के रस में 2 चम्मच मतलब संतरे का रस ले लीजिए, 2 चम्मच शहद मिलाकर 20 मिनट चेहरे पर लगाकर सूखने दें। फिर रुई में दूध लें थोड़ा सा और पहले चेहरा उससे साफ करें, फिर आप पानी से मुंह धो लें। तो एक बार फिर से बताओ जरा। मतलब संतरे का रस 2 चम्मच और उसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। अच्छा। और बस इसको 20 मिनट तक आप चेहरे पर लगाकर सूखने दें। फिर रुई दूध में डिप करके और आप चेहरा साफ कर लें, फिर पानी से धो लें। तो मंजरी बिटिया इसको तो दिन में भी कर सकते हैं। हाँ, रात में हो सकता हो कि उसका नरिशमेंट कहीं बाहर नहीं जाना है, आप रात में आराम से सो रही तो देखो रात में इसलिए है कि अगर इसको करने के बाद आप धूप में न जाएं, अगर आप घर में हैं तो इसको तब भी कर सकती हैं, क्योंकि संतरे का रस रात में मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप दिन में खाएंगे तो फिर आप 2 फांक रखिए, रस रखिए, वो तो रखना ही पड़ेगा। हमारी बात ये हाँ भाई, सुंदर दिखना है तो रखना पड़ेगा, है ना। तो सुन ले, गीत सुन ले पहले। हाँ, बस हमें मालूम था तुम्हारी आंखें चमकने लगी। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। तो भाई ये तो बात है कि परदेसी दिल ले जाए, ये सब चाहते हैं। हमारे साथियों ने बड़ा अच्छा लिखा है मंजरी बिटिया कि हम लोगों ने सफाई की बात की तो पैर के तलवे भी साफ रखें, और जो घरेलू उपाय है उसमें इन्होंने कहा ककड़ी भी बहुत फायदेमंद होती है चेहरे पर लगाने के लिए। क्या बात है। तो इन सारी चीजों के लिए गांठ बांध ले, और समय समाप्त हो रहा है तो हम भी अपनी गठरी बांध लें। बिल्कुल, हम लोग को बांधनी पड़ेगी और कहना ही पड़ेगा कि भाई समय समाप्त हो रहा है, तो लेते हैं सखी सहेली से विदा। तो मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।